हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट कि डिफरेंस क्या है इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड इन द नेचर ऑफ परचेज। यानी कि जो हमने लास्ट क्लास के अंदर कंसेप्ट कवर किया था, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। लास्ट क्लास में हमने इसका बेस कवर किया था, थ्योरी बेस पे कि क्या कंडीशंस होती हैं अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर की। 5 कंडीशंस हमने कवर की थी। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कि डिफरेंस क्या है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। फर्स्ट डिफरेंस कहते हैं कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में सिर्फ असेट्स एंड लायबिलिटी ही अमलगमेट नहीं होती है, बल्कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो भी ट्रांसफर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर, ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर है जो बन जाते हैं। क्योंकि जब ट्रांसफर कंपनी अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र करती है किसी अनदर कंपनी के पास, तो उसकी असेट्स एंड उसकी लायबिलिटी ट्रांसफ़र कर दी जाती है ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी वो कंपनी होती है जो उसे एक्सेप्ट करती है, अपने अंदर अमलगमेट करते मिला लेती है। तो जब ट्रांसफर कंपनी अपनी असेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफ़र करती है ट्रांसफरी कंपनी को, तो उसी के साथ जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ट्रांसफरर कंपनी के, वो इक्विटी शेयर होल्डर बन जाते हैं ट्रांसफरी कंपनी के। जबकि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं ट्रांसफरर कंपनी के, ज़्यादातर वो शेयर होल्डिंग अपनी कंटिन्यू नहीं रखते ट्रांसफरी कंपनी के अंदर। यानी कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में जो शेयर होल्डर होते हैं ट्रांसफरर कंपनी के, वो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू नहीं रखेंगे ट्रांसफरी कंपनी के अंदर। नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में जो असेट्स एंड लायबिलिटी होती है, रिजर्व्स होते हैं ट्रांसफर कंपनी के, वो रिकॉर्ड किए जाता है ट्रांसफरी कंपनी द्वारा उसकी एग्जिस्टिंग अमाउंट पे। यानी कि जो ट्रांसफर कंपनी की असेट्स है, लायबिलिटी है, रिजर्व्स है, वो सभी बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड किए जाएंगे ट्रांसफरी कंपनी द्वारा। जबकि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में जो ट्रांसफरी कंपनी होती है वो रिवैल्यूएशन कर देती है असेट्स एंड लायबिलिटी का, जो ट्रांसफर कंपनी की होती है। यानी कि जब ट्रांसफरी कंपनी असेट्स एंड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेगी बुक्स के अंदर, तो वो रिवाइज वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगी जो ट्रांसफर कंपनी से असेट्स एंड लायबिलिटी लेके आई है। दोबारा ओवर में फिर देती हूँ कि जब ट्रांसफरर कंपनी की असेट्स एंड लायबिलिटी और जो उसकी रिजर्व्स हैं बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड किए जाएंगे ट्रांसफरी कंपनी द्वारा, तो ये इन द नेचर ऑफ मर्जर बन जाएगा। जब ट्रांसफरर कंपनी की असेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यूड कर दिया जाएगा, रिवैल्यूएशन कर दिया जाएगा, वैल्यू रिवाइज कर दी जाएगी असेट्स एंड लायबिलिटी की ट्रांसफरी कंपनी द्वारा, तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज बन जाएगा। नेक्स्ट केस में जो बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ट्रांसफर कंपनी, वो एग्रीगेट यानी कि ऐड कर देते हैं हम जो बैलेंस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ट्रांसफरी कंपनी के, और जितने भी रिजर्व्स होते हैं ट्रांसफर कंपनी के, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो रिवेन्यू, वो मर्ज कर दिए जाते हैं जो ट्रांसफरी कंपनी के रिजर्व्स के साथ। यानी कि जो ट्रांसफर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता है, जो रिजर्व्स चाहे वो कैपिटल नेचर के रिजर्व हो चाहे वो रिवेन्यू नेचर के रिजर्व हो, वो मर्ज कर दिए जाते हैं ट्रांसफरी कंपनी द्वारा जो ट्रांसफरी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस है और जो रिजर्व्स है। जबकि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में जो प्रॉफिट एंड लॉस और जो रिजर्व्स होते हैं ट्रांसफर कंपनी के, स्टैच्यूटरी रिजर्व के अलावा वो ट्रांसफरी कंपनी द्वारा है जो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। लास्ट डिफरेंस आता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के केस में जो बिजनेस होता है ट्रांसफर कंपनी का, वही कंटिन्यू किया जाता है ट्रांसफरी कंपनी द्वारा। जबकि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में ज़रूरी नहीं होता कि जो बिजनेस है ट्रांसफर कंपनी का वही बिजनेस कंटिन्यू करेगी ट्रांसफरी कंपनी। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये डिफरेंस बनते थे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज।
आई होप कि आपका ये डिफरेंस क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें यूज़ की जाते हैं, वो कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।